अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इस वक्त हमें सियासी आइनी बहरान का सामना है। हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो इन बहरानों से निमट सके और इन बहरानों से मुल्क को निकाल सके, लेकिन हुकूमत एहतजाज करती दिखाई देती है। और एहतजाज के साथ साथ क्या हुकूमत टकराव की तरफ जाना चाहती है या फिर मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है? आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। हमें ज्वाइन किया उमर डार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सदीक अल फारूक साहब हमारा साथ देंगे, PMLN के सीनियर रहनुमा है। तो आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे करना चाहूँगी। आप ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन के हवाले से और तमाम तर जमातें यकजा हो गई जो हुकूमत में बैठी हैं कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। कौमी असम्बली में भी एहतजाज, करारदाद, ये सब कुछ सामने आ गया। अब इसका हल क्या है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं कि तजाद मौजूद है, इख्तिलाफ मौजूद है, तो क्या आप तो जाहिर है कि आइन और कानून को भी समझते हैं, तो क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ क्या इकदाम कर सकती है? देखिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई इकदाम करने चाहिए या हुकूमत कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इकदाम करना चाहती है। असल इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले के ऊपर बड़ी वाज़े तकसीम आई है। 4 जजेस ने बाकायदा कहा है कि हम लोगों ने 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के इस इख्तियार को गलत समझा है कि इस मामले के अंदर इस पे नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले इस मामले को जो उठाया अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस आफरीदी साहब ने, और उन दोनों ने पहले दिन ही कह दिया कि अभी मामला ये नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारे सामने जो मामला है, हमें ये देखना है क्या पंजाब की असम्बली और KP की असम्बली ठीक टूटी है या गलत है। अभी तो हमें इसका फैसला करना है। जिस तरह की जब कौमी असम्बली इमरान खान साहब ने तोड़ी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत करार दिया था, आइन शिकनी कहा था, आइन की खिलाफ वर्जी कहा था और कौमी असम्बली को बहाल कर दिया था। अब भी अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अभी तो भी ये क्वेश्चन है कि ये जो असम्बली टूटी है ये इंटेंशन मेलाफाइडी है या बोनाफाइडी है। अभी तो इसका फैसला करेंगे। और अगर असम्बलियां गलत टूटी हैं फिर इंतखाबात का सवाल पैदा नहीं होता, और अगर असम्बलियां सही टूटी होंगी तो फिर हम इस मामले को देखेंगे कि इंतखाबात को मुद्दत के अंदर आईनी तौर पे होना चाहिए। अब जब ये सवाल उठे, उनके साथ जस्टिस आफरीदी ने भी यही बात की, तो दूसरे 2 जजेस को तो निकालना पड़ा क्योंकि उन पे अदम एतमाद हो गया था। इजाजुल हसन साहब के खिलाफ भी और मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल में केस आ गया। तो अब उन 2 जजों को निकालना था, तो चीफ जस्टिस साहब ने इन 2 जजों को भी निकाल दिया जिन्होंने कहा कि फैसला कुछ और करना है। अब तफसीली जजमेंट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं बेंच से अलहदा नहीं हुआ, मुझे जबरदस्ती बेंच से अलहदा कर दिया गया। यही जस्टिस अफरीदी का हाल है। उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच हो गया। अब 5 रुकनी बेंच जो हुआ तो उसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इख्तलाफ करते हुए पूरा फैसला दे दिया। उसके बाद दूसरे दिन जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मुझे लगता है कि ये 3 जजेस मुझे तो बेंच का हिस्सा ही नहीं समझते, अपना ब्रदर जज नहीं समझते, ये आपस में कोई गेटमेट करते हैं, मेरे से बात नहीं करते। वो भी निकल गए। तो अब आप देखिए 9 इसमें जो थे 2 पे अदम एतमाद हुआ, 7 रह गए, उसमें से 4-3 का फैसला है। अब ये फैसला तो भी ये होना है कि असम्बलियां ठीक टूटी हैं या नहीं टूटी, और अगर ये असम्बलियां गलत टूटी हैं तो भी तो इसे हल करना है। मैं समझता हूं इसीलिए जरूरत है कि फुल कोर्ट को अच्छा, तो इजलास बुलाया जाए। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब, अब जाहिर है कि हुकूमत के पास तमाम राइट्स और तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। अगर हुकूमत ये समझती है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ सही टूटी नहीं टूटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका सबसे पहले फैसला करना है, अज खुद नोटिस बनता था नहीं बनता था, और फुल कोर्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अब इसके लिए इख्तियारात भी हैं, राइट्स भी हैं कि आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन हुकूमत को ऐसा कोई इकदाम नहीं कर रही। वो एहतजाज कर रही है, पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही है, करारदाद ला रही है, जिसका कोई बज़ाहिर कानूनी आईनी कोई फायदा हासिल नहीं होगा। देखिए आलिया साहब, ये लड़ाई नहीं है, ना लड़ाई होनी चाहिए। जब तक पीपल्स पार्टी हुकूमत में मौजूद है हम हमेशा होशमंदी की बात करेंगे, तरीकाकार है। ठीक है,
करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन सवाल तो ये है कि कौमी असम्बली ने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। 4 जजेस भी तो सुप्रीम कोर्ट हैं जिन्होंने कहा है खुद नहीं बनता। तो 4 अच्छा, होना फिर असल में तो मसला ये है ना कि अब ये जो कुछ होना था वो मुझे तो हो जरा चुका है। मौका देने दे, मुझे जरा मौका दे, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आलिया साहब। देखिए, हुकूमत नहीं चाहती लड़ाई करना। हुकूमत ने एक कानून साजी की कि बेंच बनाने का इख्तियार, ये जो इसे रेगुलेट किया जाए, चीफ जस्टिस को एक डिक्टेटर का रूप ना दिया जाए, जैसे इफ्तिखार चौधरी से लेके जस्टिस गुलजार तक रहा। यही बार काउंसिल्स का और यही आज के जजेस की अक्सरियत का मुतालबा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा से लेके सारे जजेस ये चाह रहे हैं। हमने एक कानून साजी की तो अब जो ऐवान सदर में एक वो प्रेसिडेंटिस्ट बैठा है, इमरान खान का मुंशी, जो इमरान खान से मिलने जमान पार्क जाता है, जो मुंतखब वजीर आजम से हल्फ नहीं लेता, काबीना से हल्फ नहीं लेता, जो जाके इमरान खान की जी हजूरी करता है, तो उस शख्स ने कौमी असेंबली के कानून को रोका हुआ है। फाइज ईसा साहब ने कहा कि अब कानून नया आ रहा है, अब बेंचेस ना बनाए जाए। तो सारा मामला तो हमने तो कर दिया। अच्छा ठीक है, चले ठीक है, हुकूमत लड़ाई नहीं हल चाहती है। अब फिर ये है कि सिद्दीक अल फारूक साहब, आप भी कमेंट कर दीजिए कि क्या फिर हुकूमत इंतजार करिए कि नया कानून आ जाए, क्योंकि मंडे को जब हम देखते हैं कि जॉइंट सेशन होगा और उसमें ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको हुकूमत पास करवा के फिर 10 डेज में वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो हुकूमत फिर वेट कर रही है उस कानून साजी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ये चाहती है कि जो भी कौमी मसाइल हैं उन पर बैठकर, वो चाहे मईशत है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो इलेक्शंस हैं और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं, इन सब पे अगर कौमी डायलॉग तमाम जमातें चाहती हैं तो फिर उसी सोच के तहत, बगैर कोई पेश की शराइत लगाए, बगैर कोई किसी किस्म का बदनीयती का मुजाहरा किए हुए, बिल्कुल उसी तरह बैठे जिस तरह अल्लाह ना करे किसी कोई घर गिर जाता है या उसको आग लग जाती है तो सारे बैठ के उसको दोबारा बनाने के बारे में फैसला करते हैं। अगर आप IMF की वजह से, अगर आप दीगर मामलात की वजह से, भारतीय दहशतगर्दी की वजह से और मुख्तलिफ जो हमारे हमसाया मुल्क हैं वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही है, उन सब की वजह से हम मसाइल का शिकार हैं, तो इन सब को कौमी एजेंडे में शामिल करें, बगैर शराइत के बैठें और कौमी सोच के साथ इन मसाइल को हल करें। जी बिल्कुल। लेकिन ये सिद्दीक अल फारूक साहब आप तो कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो वुज़रा हैं वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से बैठने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि IMF के गिर्द हम घिरे हुए हैं और IMF इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है और मसला है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ने जाना है, लेकिन वो जाते नहीं है सियासी सूरत हाल की वजह से, उनके लिए IMF प्रायोरिटी नहीं है। 2 जुमलों में जवाब दे दूं। दर हकीकत ये कुछ दोस्त जो हैं वो कुछ प्री कंडीशंस लगाते हैं। अच्छा जी, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मैं बैठूंगा, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मेरे नुमाइंदे बैठेंगे। फिर वो भी कुछ शराइत, नहीं जी वो सिर्फ इलेक्शन की बात करें। हम कहते हैं कि ये इलेक्शन और ये सारी चीज़ें ज़रा ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और आइन को पूरे सारे आर्टिकल्स को पढ़ें, एक को ना पढ़ें, क्योंकि यही आइन कहता है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन होंगे। तो इस तरह से ये सारी बातें, लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा कि जब नेक नियति का मुजाहरा होता है तो मसाइल हल हो जाते हैं। ये अदलिया का मसला भी वहीं हल हो जाए। नहीं, लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब, आइन में किस जगह पे ये लिखा है कि एक दिन में ही होंगे? यहाँ पे ये तो है कि ये हमारी प्रैक्टिस चली आ रही है कि एक दिन में होते हैं, एक डे इलेक्शन का होता है, लेकिन ये आइन में लिखा नहीं है कि सूबाई और वफाकी इलेक्शन एक दिन में ही होंगे। ये नहीं है। मेरा तो यही ख्याल है, मैं दोबारा देख लूंगा। जी जी। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस ही सही, प्रैक्टिस भी उतनी ही अहम हो जाती है
जितना कानून होता है, जी रूल होता है। जी, हम रवायती तौर पर ऐसे ही चले आ रहे हैं। जी ठीक है, उमर डार साहब हमारे साथ है। उमर डार साहब, जाहिर है कि हुकूमत ये समझ रही है या हुकूमत को ये लगता है कि इस वक्त जो भी फैसले आ रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ आ रहे हैं और फ़ायदा सियासी तौर पर पीटीआई को हो रहा है। इलेक्शन में जाना है नहीं जाना है ये हुकूमत तो अभी फैसला नहीं कर पा रही है, लेकिन पीटीआई के साथ बैठना है ये वो चाहते हैं बैठें, लेकिन जो शराइत हैं सिद्दीक अल फारूक साहब के बकौल वो आप लोग लगा देते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, इस वजह से साथ नहीं बैठा जाता, जो कि किसी हल की तरफ नहीं जाया जाता। तो आप लोग कंडीशंस के बगैर बैठे ना। देखिए ना, यही तो मैं आपको अर्ज करूं, वो क्या कहते हैं, दिल की जो बात है वो जुबान पे आ गई। देखना तो ये आलिया कि हुकूमत जो ये सब कर रही है, ये 2-5, 3-5, 3-4 मसला ये नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये देखना है कि हुकूमत क्या चाहती है। ये वाज़े तौर पर नजर आ गया कि हुकूमत हकीकत में एक्चुअली इलेक्शन से राय फरार चाहती है। हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती और हुकूमत जो भी इस वक्त कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से फरार चाह रही है। यही वो हुकूमत है कि इन्हीं के बयानात और क्लिप्स मौजूद होंगे मीडिया के ऊपर। ये कहते थे जी इन्होंने तो असेंबलीज नहीं तहलील करनी। हाँ, अगर ये इलेक्शंस चाहते हैं तो ये असेंबली तहलील कर दे। और आपको याद होगा फिर जब हम अपनी असेंबलीज को तहलील करने के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया तो इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके असेंबलियां ना टूटे और इनकी जो हुकूमत है वो सूबों में बनी रहे। ठीक है, मकसद क्या था, वजह क्या थी? एक्चुअली एक ही मोटिव है कि हमें इलेक्शन में ना जाना पड़े। और मैं सवाल ये करता हूं कि ये 14 पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जिनका एक इत्तेहाद है, यकीन जाने मैं तो इस कदर हैरान हूं कि ये इस कदर इलेक्शन से खौफजद है, इस कदर इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस कदर इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमें ये वही पार्टी है ना जी जो कल तक कहती थी वोट को इज्जत दो। आज वो जमात, वो पार्टी वोटर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको अर्ज करूं, पहली तो गुजारिश ये है कि ये नेक सीरत लोग, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ये इत्तेहाद बनाया, पीडीएम, एक नेक मकसद के लिए ये इत्तेहाद बनाया हुकूमत में आने के लिए। और वो नेक मकसद क्या था पीडीएम का कि 1400 अरब के जो करप्शन के केसेस हैं उनको आके खत्म किया जाए। देखिए, पहले आप इस हुकूमत का वजूद में आने का मकसद देखें क्या था। इनका तो मकसद ये था कि अपनी लूट मार को खत्म करने के लिए ये सारी जमातें इकट्ठी हुई। और जब इनका मकसद ही एक ऐसे मकसद के तहत ये हुकूमत वजूद में आई है तो ऐसी हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है। और अभी भी आप देखें कि ना कोई जमहूरी असूल इन्होंने अपने छोड़े हैं जी। आइन को, ये इमरान खान साहब पर तो इस हुकूमत ने पहले एक कातलाना हमला किया, अब ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर कातलाना हमला कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पीडीएम की हुकूमत जो डाकुओं और कातलों के ऊपर मुश्तमिल है। एक हमला ये कातलाना पहले हमारे लीडर पे कर चुके हैं और आज देखें, आज ये पाकिस्तान के आइन को कत्ल करने चल पड़े हैं। और मेरे भाई ये पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर साहब बड़ी लंबी चौड़ी कानूनी बातें कर रहे थे। मैं इनको याद कराना चाहूंगा कि ये वही आइन है जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था। आज इनकी अपनी जमात जो है वो उसी आइन का गला घोंटने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। और मुस्लिम लीग नून जिन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक में एक किरदार अदा किया, वैसे तो ये जमात हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है, मैं आपको अर्ज करूं। हाँ, इस पार्टी को एक मरतबा मौका मिला जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी इनकी लीडरशिप तो मुल्क से बाहर चली गई 40 संदूक लेके, लेकिन उस वक्त कम अज कम मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जमहूरी स्ट्रगल यहाँ जरूर की थी पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ आज मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के इस किरदार से न सिर्फ वो अदलिया तहरीक की बहाली में जो इनका किरदार था वो जीरो हुआ है,
जो जमहूरियत के लिए जी, ठीक है। इनके लोगों ने यहाँ स्ट्रगल की, ठीक है, वो भी ठीक है। जीरो हो गई है। उमर डार साहब, ना मेरे ये ख्याल में जमहूरी लोग आपने हैं। अभी अपने दिल की भड़ास कहें या दिल की तस्कीन के लिए जो कुछ कहना चाहते थे इनके बारे में जो आपने कहना था वो आपने ज़रूर कहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन। किसकी क्या तारीख है, कौन मुशर्रफ के साथ था, कौन मुशर्रफ के खिलाफ था, कौन एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, अब हम इससे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत हो गया ये कुछ, अब मुल्क का कितना नुकसान करेंगे। कभी भी मार्शल लॉ का दौर हो या उसके अलावा कोई जमहूरी हुकूमत हो, ऐसा मुल्क का हाल कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर इस वक्त तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं और किसी मसले को हल करने की तरफ कोशिश करें तो यकीनन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कोई बैठने को तैयार ही नहीं है। बैरिस्टर साहब, बात मुज़ाकरात की हो रही है और क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुज़ाकरात इस वक्त करने चाहिए पीटीआई के साथ? देखिए सियासत नाम ही बातचीत का है, मुज़ाकरात का है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का। और जिसके पास ये गुर नहीं है बातचीत का, गुफ्तगू शनीद का, वो सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इससे हथियार को इस्तेमाल करते हुए, जो कि सियासतदान का हकीकी वेपन होता है, मुज़ाकरात और गुफ्तगू शनीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से 50 साल कबल आइन दिया। 10 अप्रैल, परसों यानी 10 अप्रैल को 50 साल होने जा रहे हैं। हमने अपनी तमाम मुखालिफ क़यादत को, सियासी कायदीन को इकट्ठा बिठाया, मुफ्ती महमूद साहब को, मौलाना मौदूदी को, वली खान साहब को, और एक मुत्तफ़िका आइन पाकिस्तान को दिया, जिसका आज सारे ही गुन गा रहे हैं और सबको पता है कि ये मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकता। तो हमारे पास, और हमारा जब ये हालिया इजलास हुआ है कोर कमेटी का, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाए। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है और मुज़ाकरात से मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन आलिया साहबा, मुसीबत ये है कि अच्छे भले आदमी भी पीटीआई में आके मासी मुसीबतें बन जाते हैं और उनके पास भी जमालों की तरह तानाजनी है और उसने मुझे वो स्यापे करने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। अच्छे भले आदमी हैं लेकिन इन्होंने ऐसे शुरू हो गए कहाँ से कहाँ। अरे आप ना अमरीयत की बात किया करें। अयूब की नस्ल आपके साथ है, ज़िया की नस्ल आपके साथ है, मुशर्रफ की नस्ल आपके साथ है, या की सारी करतूतें आपके लीडर के अंदर है। मैं समझता हूँ ऐसी बातें ना करें। और आप डाकू चोर कह के 4 साल आपने ज़ाया किए, मुल्क को बर्बाद किया। इसके बावजूद कि आपने जस्टिस जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके केसेस बनवाए, लेकिन एक भी साबित नहीं कर सके 4 सालों में। आपका गोगी पिंकी नेक्सस किससे छुपा हुआ है? सारी दुनिया जानती है। ये हीरों का शौक और उस महारानी के पहले खामद और उसके बेटों का पंजाब के ऊपर कब्जा और करप्शन, ये तो पूरी कहानी है। गोगी भागी क्यों हुई है? कौन नहीं जानता क्या है? इमरान खान का आज तक कोई कारोबार साबित नहीं हुआ, कोई आमदनी नहीं है। लेकिन ये शाहाना जलसे और शाहाना जिंदगी, ये जब ड्रामा बंद करें, लोगों को पता चल गया है कि आपके पास क्या है। हम फिर समझते हैं कि नेक सीरत की हुकूमत हो आलिया साहबा या ना हो। बहरहाल की नेक सीरती के किस्से अमेरिका, इंग्लैंड और हर जगह पे है कि जनरल बाजवा को कहना पड़ा कि तुम प्ले बॉय हो और इमरान को कहना पड़ा मैं होता था, अब थोड़े दिनों से मैंने ऑपरेशन करवा लिया है, अब मैं प्ले बॉय नहीं रहा, आज से मैं मुबल्लिग हो गया हूँ। और ये ऑपरेशन उनका तारिक जमील साहब ने किया है। तो ये देखें, ये ड्रामेबाजी अब बस करें। हम अच्छा, मेरे ख्याल में ये बैरिस्टर साहब, यही मेरा उमर डार साहब से भी यही शिकवा है कि बात हम उस बहस से निकले, एक दूसरे की जातियात से निकले। अब हमें ये जो गुफ्तगू करनी है इसको कम से कम हम लॉजिकली बात करके आगे किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। प्रोग्राम का मैंने गुफ्तगू की आईनी जी, मैंने गुफ्तगू की सियासी, मैंने कोई तानाजनी नहीं की। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सियासत में एक शख्स आपको ताने दे और हम खामोशी से सर झुका के फिर ऐसे ही ये सारे 2 नंबर जो घरों से निकले हुए हैं सियासतदान ये समझते हैं कि शायद हम झूठे हैं, इन्हें जवाब ना दे। तो हम तो वैसे इनकी सतह पे उतरना नहीं चाहते, इनकी तरह जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अच्छा, चले मेरे सवाल की तरफ आते। बात मुज़ाकरात की हो रही थी जी। शायद ये सच्चे हैं इसलिए हमें जवाब देना पड़ता है। मैंने तानाजनी से आगाज नहीं किया। मैं फिर आता हूँ, हमने आइन दिया है, हम आइन के साथ खड़े हैं, आज भी आइन के साथ खड़े हैं। लेकिन अब आइन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे या नहीं, अब इस असल में ये मसला है। देखिए आगे ये बड़ा इस तरह जाएगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि ये फैसला है क्या। जिस तरह 4 जजेस ने कह दिया कि फैसला गलत है, फुल कोर्ट बैठे एक फैसला दे
और एक फैसला देने अच्छा के बाद बैरिस्टर साहब, जाहिर है कि आप कानून को भी समझते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या राइट ऑफ अपील इस फैसले का हुकूमत के पास है कि वो राइट ऑफ अपील में जा सके? रिव्यू पिटीशन होगी, लेकिन जब होगी कैसे होगी? 4 जजेस कह रहे हैं कि हमने इसे मुस्तरद कर दिया, 3 कह रहे हैं कि है। हम समझते हैं कि रिव्यू पिटीशन हमें नहीं करनी, पीटीआई रिव्यू पिटीशन करे, ये फैसला नहीं मौजूद है और ये आपको पता चल जाएगा। ना 14 मई को इलेक्शन होंगे ना हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑनरेबल जजेस ने इस फैसले को मुस्तरद किया है और अतर में नल्ला साहब ने, जिसकी इमरान खान बड़ी तारीफ करते थे, जहां से रोज इन्हें जमानतें मिलती रही हैं, उन्होंने कहा है कि पहले अभी ये सवाल तय होना है कि असेंबलियां ठीक टूटी हैं या गलत टूटी हैं, क्योंकि असेंबलियां टूटने के बाद परवेज लाई ने कहा कि ये मोटा अच्छा, अगर फिर पहले अंदर हो जाता जाहिर है ये अदालती मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चीफ जस्टिस के पास है और पीएमएलएन चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस तैयार करने के बारे में भी सोच रही है। सदीक अल फारूक साहब, क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं? रेफरेंस तो आ चुका है, प्राइवेट शख्स ने दायर कर दिया है और अगर हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो वो भी रेफरेंस दायर कर देगी, क्योंकि ये बात अब खुद जो सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस हैं उनके फैसलों से ये सामने आ गई है हकीकत कि चीफ जस्टिस साहब इस तरह का बेंच मैनेज करते हैं जिसमें वो अपनी मर्जी के फैसले ले लें। ऐसे बेंच बनाते हैं जिसमें आवाम जो है वो पेशगोई कर देते हैं कि ये फैसला आएगा और इतने जज इसकी हमायत करेंगे और इतने मुखालफत करेंगे। ये इस तरह के बनाते हैं तो फिर ये तो इंसाफ देना ना हुआ ना। इसलिए ये काम जब तक खत्म नहीं होता और वो उस कानून साजी से खत्म होगा जो कानून साजी हो चुकी है। और अब इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद, क्योंकि सदर मुमलिकत जो है, जिन्हें सदर मुमलिकत ही होना चाहिए था, उन्होंने पीटीआई का वर्कर बनकर वो कानून वापस कर दिया, तो अब दोबारा पास करके वापस जाएगा और काम मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आप तो बार बार कह रही हैं कि पुरानी बातें न की जाएं, लेकिन अब उमर डार से, क्या नाम है, उमर डार साहब, वो सारे इल्जाम जो लगाए, चोर हैं, फलां हैं, तो मैं पहले तो ये अर्ज करूंगा नए इख्तिसार से कि हम एक अदालती कमीशन बनाने वाले हैं जिसमें 2018 के इलेक्शन और उसके जितने गवाह हैं उनको कटहरे में लाएंगे कि ये 2018 के अब सब बता रहे हैं कि किस तरह से ये रिग करके इमरान खान को जबरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया गया। तो जब 4.25 साल इमरान खान ने जो कौमी खजाना इस्तेमाल किया, जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल किए, हालांकि ये जाली वज़ीर आज़म थे, तो उसकी भी तहकीक करके सजा दे जो उसमें आता है। दूसरी बात, ये चोरी करप्शन, भाई 350 अरब रुपए, अब ये तो बरतानिया के अखबार में भी छप चुका है। आपने उस बरतानिया के अखबार पर मुकदमा भी नहीं किया और अब वो आरिफ नकवी अमेरिका के हवाले भी हो रहा है। 350 अरब रुपए आपने उसको दिए, 50 अरब रुपए मलिक रियाज के आपने बरतानिया साहब वो उसको दे दिए इमरान खान साहब। और गंदम, चीनी, LNG, दवाइयों के स्कैंडल में 2000 अरब की करप्शन है। आपकी ऑफशोर कंपनियां हैं जो आप मान लिए आपने, तो ये ऑफशोर का दूसरों को कहते हो इनका पैसा बाहर है, तो ये जो आपके ऑफशोर कंपनियों में पैसे हैं, ये ऑफशोर कंपनियां मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर है? तो फिर ये बताइए ना, ये क्या है? ये काला धन आपने 1998 में सफेद कराया। आपकी बहन मोहतरमा ने 2017 में काला धन सफेद कराया और UAE में और अमेरिका की ये जायदादें ये तकरीबन 70 से 100 अरब रुपए की बनी है। ये कहाँ से लाया आप ये काला धन? तो इसलिए आप अपने आप को ये ना समझे कि आप बड़े नेक और बड़े पारसा हैं। आपने तो 2 अरब रुपए शौकत खानम के, जो लाहौर हाई कोर्ट ने 95 में आपको हुक्म दिया है 3 रुकनी बेंच ने कि 2 अरब रुपए का हिसाब दें, आज तक आपने 28 साल हो गए हैं नहीं दिया हिसाब, वो भी देना है। अगर आप 95 में जो है वो डिसऑनेस्ट थे, बेईमान थे, तो आप ईमानदार कहाँ से हो गए? राइट। उमर साहब ये देख लें कि अगर तो इल्जाम है तो इल्जाम का जवाबी इल्जाम। फारूक साहब ने कहा है कि हम एक कमीशन बनाने जा रहे हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये बिल्कुल 100% कमीशन बनाए और ये कमीशन जो है खुलेआम जो 2018 का इलेक्शन है उसकी जो भी तहकीक है वो अवाम के सामने करे
और लोगों को पता चले कि कैसे 2018 में ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो थे वो असेंबली में पहुंचे थे और किस तरह तहरीके इंसाफ की 20 से जायद सीटें जो थी वो इस तरह उनको 20 उम्मीदवारों को जो जीत रहे थे उनको हराया गया था। अब मैं आता हूँ ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं, मेरी जरा सुन ले बात, ये ऑन रिकॉर्ड बात है ख्वाजा आसिफ की, मतलब मैंने कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा। जनरल बाजवा साहब ने खुद कहा कि इन्होंने मुझको आधी रात को फोन किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद की जाए। ये तो ऑन रिकॉर्डेड बातें हैं। दूसरा अभी ये पीटीआई की करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब ने इतनी ही करप्शन की है आलिया, तो केस तो सिर्फ ये घड़ी का बना के सामने लेके आए हैं तोशाखाना का, इन्हें और तो कुछ मिला नहीं है। तोशाखाना की बात कर रहे हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर इनको किस बात का गिला है, किस बात का शिकवा है, क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई की हुई है, क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है? क्या मोहतरम जज साहिबान ने, इस बेंच ने क्या सूबाई असेंबलियों के साथ साथ कौमी असेंबली के इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया है? जो इनको इतना, मतलब एक आइन कहता है पाकिस्तान का कि अगर कोई भी असेंबली तहलील की जाती है तो क़यामत सुगरा भी बर्पा हो तो इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर अंदर कराए जाएंगे। हम इस लायक कौम नहीं है क़यामत सुगरा वाली, आप खुदारा रहम करें इस कौम पे। यहाँ पे एक ब्रेक लेने दे सिद्दीकुल फारूक साहब, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। की पहुंचेगी। वेलकम बैक नाजरीन। हम तो उस नबी के उम्मती हैं, हम शर्मिंदा हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं लेकिन उनके पैरोकार अभी तक हम नहीं बन सके। हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन हम जमहूरी मुल्क नहीं बन सके। तो हम कहाँ मिसालें दें और कहाँ हम कहें कि यहाँ पे ये हो जाए और वो हो जाए, लेकिन लिहाजा हम अगर अपने आप को ही दुरुस्त कर लें और वही हमारे लिए काफ़ी होगा। उस्मान डार से बात कंप्लीट कर लें, सिद्दीकुल फारूक साहब कुछ कहना चाहें। मैं आलिया आपको अर्ज करूं, मैं आपको गुजारिश करूं कि देखें जिस तरह हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया, जिस तरह कौमी असेंबली में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ तकरीरें की गई इस फैसले से पहले, जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हुकूमत ने प्रेशर बढ़ाया, मैं समझता हूं कि इस बेंच के ऊपर हकीकत में पहाड़ों से भी ज्यादा दबाव था, लेकिन इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पाकिस्तान के आइन की हुर्मत और अजमत को बिल्कुल दागदार नहीं होने दिया। लेकिन उमर तमाम दबाव को मुस्तरद करके उमर इसमें ये देखें ना कि असल में चले हुकूमत को आप ये कहें कि ये क्योंकि अब ये फैसला तस्लीम नहीं करना चाहते, लेकिन जजेस की भी तो इख्तिलाफी राय सामने आ गया है। आप देखें कि हर रोज एक इख्तिलाफी नोट आता है और उसमें कुछ और ही सामने आता है। अतर मिनल्ला ने जो आज पूरा अपना फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तो 90 रोज के अंदर होने चाहिए, इलेक्शन तो 90 रोज से आगे नहीं जाने चाहिए। ये उनका आज का ही उनका है जस्टिस अतर मिनल्ला का। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया हुआ है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले हुकूमत से ये पूछें कि जनाब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इख्तलाफ क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई असेंबली के इलेक्शन के साथ साथ कौमी असेंबली का भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने कदर गलत फैसला दे दिया? जी सिद्दीकुल फारूक साहब, पहली बात तो ये है कि बराह करम उमर डार साहब, अतर मिनल्ला साहब का ये 14 सफ़े का पूरा फैसला तो पढ़े ना। इलेक्शन 90 रोज की बात तो ठीक है, लेकिन वो पूरा फैसला तो पढ़ लें। उसमें से एक बात आप निकाल के तो नहीं कह सकते। दूसरी बात मैंने ये अर्ज की है कि अब 4 जजेस हैं 7 के बेंच में, उन्होंने पोल भी खोल दिया कि चीफ जस्टिस ने क्या तमाशा किया और हकीकत क्या है। फिर वो किस तरह से 3 रुकनी बेंच बन गया। अब मैं ये इन्हें पता है, लेकिन ये इस तरह बात करते हैं। देखिए 2 जजेस ने जब 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब ने बना दिया तो इसका मतलब ये है कि ये मामला 9 रुकनी बेंच सुनेगा। 9 रुकनी बेंच में एतराज बहुत ज्यादा और रेफरेंस आ गया एक जज साहब के खिलाफ। वो दोनों जो हैं उन्होंने दस्तबरदारी अपनी दे दी कि हम नहीं बैठे।
फिर रह गए 7 जजेस। अब उन 7 जजेस में अतर मिनल्ला साहब ने भी, दूसरे जो मौजूद जज है उन्होंने भी, उनको भी जबरदस्ती निकाल दिया। फिर 5 जज रह गए। फिर एक एक करके दोनों जो है वो 2 और चले गए। फिर जो 3 रुकनी बेंच है उसमें उन साहब को, एजाजुल हसन साहब को डाला जो रिक्यूज कर चुके थे, जो दस्तबरदार हो चुके थे। भाई उनको किधर आपने डाल दिया इधर, वो तो दस्तबरदार हो चुके हैं। फिर 3 जजों में वो शामिल हो गए। इसलिए इस बेंच का, इसका फैसला, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। और ये बात 4 जजेस ने लिख के दे दी है कि ये फैसला 4 जजेस ने मुस्तरद की है, ये पिटीशन 3 जजेस ने। यानी कि सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं जो अभी तक आपकी बात समझ पाई हूँ, जाहिर है कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो अब आएगा पार्लियामेंट में, पास होके कानून का हिस्सा बनेगा, तब होगा जब ये चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। आप लोग कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफा दें, या वो इस्तीफा दे दें, एक नई सुप्रीम कोर्ट बनेगी, नया बेंच बनेगा, वो फैसला सुनेगा, फिर इलेक्शंस होंगे। मेरा जवाब सुन ले। ये जितने जजेस इस वक्त हैं ये सारे ब्रदर जजेस हैं, सबका रुतबा बराबर है। हम कोई क्या नए जजेस इसमें ला रहे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बेंच मर्जी का चुन के बनाते हैं, खास मकसद के तहत। वो सीनियर मोस्ट जजेस को साथ बिठाते ही नहीं है। वो एक जूनियर जज यहाँ से पकड़ते हैं, एक जूनियर जज वहां से पकड़ते हैं, उसको साथ बैठ के फैसले देने शुरू कर देते हैं। तो पिक एंड चूज चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। 9 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच तक चीफ जस्टिस राइट। अब ये देखें कि पीर के रोज बैरिस्टर साहब, जब क्योंकि 10 तारीख का टाइम दिया गया, इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है, हुकूमत को ये ऑर्डर दिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करें। जब इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं होंगे और फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और हुकूमत पर फिर तौहीन अदालत भी लग सकती है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया और फंड्स जारी नहीं किए। देखिए ना आलिया, पहली तो बात ये है कि अफसोसनाक। उमर साहब एक सेकंड, बैरिस्टर साहब, जरूरी बात है जी जी, जो जरूरी बात है कि अभी तो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया। अब हम क्यों उलझते हैं? बात तो सीधी है कि 4 जजेस कह रहे हैं कि हमने मुस्तरद कर दिया है 184(3) के तहत इसे करना, आगे लेके जाना, बल्कि जरूरी है कि ये फैसला हो कि असेंबलियां सही टूटी हैं या गलत। तो अब ये 3 जजों की अगर जिद हो, जिन्हें कि ये बड़े मोतबर जजेस कह रहे हैं, हम सबको मोतबर समझते हैं, हम कोई पूरी सुप्रीम कोर्ट में से कोई 3 जज मोतबर नहीं है, सारे मोतबर हैं। अगर सारे मोतबर हैं तो शरीयती फैसले से कौन घबरा रहा है? चीफ जस्टिस डिक्टेटरशिप क्यों दिखा रहे हैं? वो क्यों अकेले अपने आप को सब कुछ समझते हैं? ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो बेंच अपनी मर्जी का बना सकते हैं। अब कानून साजी के बाद उनके पास ये भी इख्तियार नहीं रहा। यही जस्टिस काजी फायद ईसा, जो आज से चंद महीने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, वो लिख रहे हैं कि अभी ये फैसला ना करें, कानून साजी हो चुकी है, बेंच बनाने का इख्तियार ये खो चुके हैं। देखिए ना, कल के चीफ जस्टिस को इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई बेंच के अंदर बैठे। उसके फैसले को एक रजिस्ट्रार की लेटर के जरिए उड़ा दिया जाता है। कौन धज्जियां उड़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की? अगर जस्टिस अतर मिनल्ला कहें कि मैंने बेंच से निकलने का नहीं कहा, मुझे जबरदस्ती निकाला गया है, अगर यही जस्टिस आफरीदी कहे, अगर जस्टिस मंदोखेल कहे कि मेरे से अलग-अलग बैठ के साजिशी तरीके से आपस में मुशावरत की जाती है, मेरे से पूछा नहीं जाता, जस्टिस मंसूर अली शाह खुले तरीके से 184(3) को डिफाइन कर दें अपने फैसले के अंदर। सब अगर इतना अदम एतमाद है चीफ जस्टिस पर, तो क्या ऑप्शन है? मेरा तो नंबर 1 पॉइंट ही ये था कि इस कदर अदम एतमाद है कि फिर ऑप्शन क्या है? कि आपने तो पूरा सुप्रीम कोर्ट को ही क्वेश्चन मार्क कर दिया एक चीफ जस्टिस। नहीं, ऑप्शन आपको हमने बड़ा हल पार्लियामेंट ने दे दिया है, बेंचेस बनाने का इख्तियार और ये सारा दे दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो प्रेसिडेंटिस्ट बैठा है, जो मुंशी इमरान खान का ऐवान सदर में, मैंने पहले भी बताया कि उसने आज तक कोई आईनी काम नहीं किया। वो इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करवाता है, मुज़ाकरात करवाता है, सिर्फ इसी काम पे वो लगा हुआ है। उसने आज तक ना आईनी तौर पे कोई हलफ लिया है ना बात। और खुद तो ये जुडिशरी के इतने हमायती हैं कि इन्होंने गलत रेफरेंस भेजा जुडिशरी को, जस्टिस काजी फायद ईसा को, उसकी फैमिली को इन्होंने तजलील करने की कोशिश की। ये किस मुंह से अदलिया की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि हल ये है
हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हल हुआ, कानून बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे, वैसे भी बैठे बहुत से अपने अंदर के मामला तय करने के लिए, और इन मामला को आईनी को तय करने के लिए भी बैठे। वगरना अगर ये काम फिर वही हुआ जो सईदुज़्ज़मा सदीकी वाला हुआ था कि सारे अक्सरियती जज बैठ के तो इन जजों को निकाल दें, फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़े और जाना पड़े, तो या तो फिर बंदियाल साहब में अगर थोड़ा सा भी है तरीका, ग्रेस है, तो उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए। उनके जजेस ने उन पे अदम एतमाद कर दिया है, उन्होंने अक्सरियत ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया है। अब देखें ना, अगर चीफ जस्टिस ये कहे कि मैं मुजाहिर अली नकवी को इसलिए बिठाता हूँ ताकि मैं किसी को पैगाम देना चाहता हूँ, देखिए ये तमाशा तो नहीं चलेगा। हमने इस मुल्क के अंदर, आलिया साहब ये जितने बैठे हैं इनमें से कोई जजों के लिए जेल में नहीं गया। मैं होके आया हूँ अदलिया की बहाली के लिए, 12 होके आया हूँ। हमसे ज्यादा कौन, लेकिन हमें इफ्तिखार चौधरी नहीं चाहिए, हमें साकिब निसार नहीं चाहिए, हमें आसिफ सईद खोसा नहीं चाहिए, हमें जस्टिस गुलजार नहीं चाहिए। हमें एक जस्टिस कार्नेलियस दे दें, कोई ऐसा जज दे दें जो असूलों के ऊपर बात करे, जो आके यहाँ पे डैम बना के डैम फूल ना बनाए किसी को, जो यहाँ पे आके टिकर चलाता हुआ हीरो ना बन बैठे। अब क्या हाल हो रहा है।